गरीब माँ की 3 बेटियों की शादी। सुष्मिता 3 लड़कियों की माँ थी जो घर में बैठकर सिलाई का काम किया करती थी। सुष्मिता गांव के लोगों के कपड़े कम पैसों में ही सिल देती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वो अपने तीनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती थी। वो तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुष्मिता बहुत गरीब थी। सुष्मिता की तीनों बेटियां स्कूल जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, समय पर घर वापस आ जाना। और हाँ सुनो सुमन, ये लो अपने पास कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़े तो इन्हें इस्तेमाल कर लेना। नहीं नहीं माँ, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। सुमन जानती थी कि उसकी माँ बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करती है। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ, पर मेरे तो नसीब ही खराब है, समय पर काम ही नहीं मिलता है, जिस वजह से मैं तुम लोगों के लिए नई स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पा रही हूँ। तुम ये पैसे रख लो, इससे तुम में से कोई एक ड्रेस ले लेना। ठीक है माँ, मैं इन पैसों से प्रीति के लिए ड्रेस ले लूंगी, उसके बाद जब पैसे होंगे तो मैं अपने लिए ड्रेस ले लूंगी। ठीक है, अब हम स्कूल जा रहे हैं। अपनी बेटियों के स्कूल चले जाने के बाद सुष्मिता फिर से सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और गांव के कपड़े सिलने लगती है कि तभी वहां से पड़ोस की एक औरत विमला आती है। ये ले सुष्मिता, ये लहंगा का कपड़ा है, इस कपड़े से बहुत ही सुंदर सा लहंगा तैयार कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखाइए कपड़ा। अरे वाह, कपड़ा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लगता है बहुत महंगा है। हाँ हाँ, महंगा क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी का जो है, मैं चाहती हूँ वो अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगे। अब बस तुम इसे अच्छे से सिल देना। वैसे सुष्मिता, तेरी भी तो तीनों बेटियाँ बड़ी हो गई है, तो तूने उनके लिए कुछ सोचा है? तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? कमला की बात सुनकर सुष्मिता थोड़ी उदास हो जाती है और उससे कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं उनके लिए लड़का तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी महंगाई के समय में बिना दहेज के अपनी बेटियों की कैसे शादी कर पाऊंगी। आप तो जानती ही हैं, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पूरे दिन मेहनत करके जो भी पैसे कमाती हूँ वो सब घर के खर्चे में चले जाते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। वैसे तो तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत सुंदर है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बिना दहेज वाले लड़के ढूंढ सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आपका बहुत उपकार होगा। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद वो अपने घर में हंसी खुशी रहे। इसके बाद कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दिन बाद कमला सुष्मिता के तीनों बेटियों के लिए 3 भाई को देखने के लिए जाती है। कमला को वो तीनों भाई बहुत पसंद आते हैं और वो उन तीनों से सुष्मिता की बेटियों के लिए बात कर लेती है। बात करने के बाद कमला उन लड़कों को सुष्मिता के घर बात करने के लिए भेज देती है। लड़के वालों के आने की बात सुनकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी तीनों बेटियों के लिए बचे हुए कतरन को जोड़ जोड़ कर उनके लिए अच्छे अच्छे सूट बना देती है। अगले ही दिन उन तीनों लड़के वालों के घर वाले सुष्मिता के घर पहुंच जाते हैं। सुष्मिता की तीनों बेटियां अपने सास का आशीर्वाद लेती है और उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। ये लो चाय और ये गर्मा गर्म नाश्ता। सुष्मिता, मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत पसंद आई है। तुम्हारी तीनों बेटी बहुत संस्कारी है, उन्हें दूसरों का आदर सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। ये रिश्ता पक्का है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। बस तुम आए हुए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुष्मिता को बहुत अच्छा लगता है कि अब उसकी तीनों बेटियों की शादी हंसी खुशी से हो जाएगी। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटियों की सास को धन्यवाद देती है। उसके बाद सुष्मिता घर पर और मेहनत और लगन से लोगों के कपड़े सिलती है और पैसे इकट्ठा करती है। पर गांव बहुत छोटा था, जिस वजह से उसके पास ज्यादा काम नहीं था। शादी में बहुत खर्चा होना था। तभी सुष्मिता गांव के एक बड़े मंदिर में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है।
जिससे मंदिर में आया हुआ प्रसाद और अन्य वस्तुएं उसे मिल जाती थी। उसी से उसे कुछ मदद मिल जाती थी। एक दिन सुष्मिता मंदिर में देवी माँ से कहती है, हे देवी माँ, हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। काश कि गरीब लोग भी आराम से रह सकते, इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानती हैं, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं एक गरीब दर्जी औरत जिसके पास कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बेटियों के ससुराल वालों का स्वागत कैसे करूंगी? सुष्मिता अपनी ये सारी शिकायत देवी माँ से करती है। तभी देवी माँ की मूर्ति से एक आवाज आती है, बेटी, तुम काफी समय से मेरी पूजा कर रही हो और तुम्हारी वजह से इस मंदिर में कितनी सफाई रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तरफ से तुम ये धन अपनी बेटियों की शादी के लिए ले लो। ये धन मेरी तरफ से तुम्हारी बेटियों के लिए एक तोहफा है। देवी माँ का आशीर्वाद मानकर सुष्मिता वो धन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो घर आकर देखती है कि उसकी बेटियां उसकी माँ को ढूंढ रही है। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं बस तुम्हारी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ। इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? माँ, तैयारी तो होती रहेगी। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से पहले खाना खा लो, काम बाद में होता रहेगा। हाय, मेरी बेटियों को मेरा कितना ध्यान है। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा? कल तो तुम लोग डोली में बैठकर अपने अपने ससुराल चली जाओगी। अपनी माँ की ये भावुक भरी बातें सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद सुष्मिता अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ही सुंदर सा टेंट लगवा देती है और अपनी शादी की बाकी की रस्में शुरू कर देती है। बेटियों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अपनी बेटियों को हल्दी लगता हुआ देखकर सुष्मिता अपने मन ही मन सोचती है, मेरी तीनों बेटियां आज कितनी खुश दिखाई दे रही है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। ये सब देवी माँ की ही कृपा है। शादी के टाइम से लेकर बैंड बाजा और स्वागत की तैयारी का सारा सामान मैंने ले लिया है। सुष्मिता अपनी सारी तैयारी को गिनने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटियों के लिए शादी का लहंगा तो लिया ही नहीं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई। मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी जाकर बाजार से तीनों के लिए सुंदर सा लहंगा ले आती हूँ। और फिर सुष्मिता शहर के एक बड़े मॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे 3 लहंगे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तीनों लहंगे तो बहुत खूबसूरत है। मेरी तीनों बेटियों पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इन्हें ही खरीद लेती हूँ। सुनिए भाई साहब, ये तीनों लहंगे कितने के हैं? मैडम, ये लहंगा 50,000 रुपए का है, तो 3 लहंगे 1.5 लाख के हैं। अरे ये तो बहुत महंगे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों बेटियों की शादी है और मुझे ये शादी की तीनों लहंगे खरीदने हैं। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई हूँ। कृपया मुझे निराशा ना करें। मुझे ये लहंगे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुष्मिता की ये सारी बातें सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो सुष्मिता को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं। लेना वेना कुछ होता नहीं है, खामखा टाइम खराब करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद सुष्मिता गांव की एक सस्ती दुकान से लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और घर जाकर उस कपड़े को अपनी तीनों बेटियों के लिए गोटा लगाकर बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार कर देती है। अगले ही दिन सुष्मिता अपनी बेटियों को शादी का लहंगा दे देती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। बेटी, तुम सबके लिए इतना तो मुझे करना ही था। मैं तुम्हारे लिए बाजार से महंगा लहंगा तो नहीं खरीद पाई, पर इस कपड़े से तुम्हारे लिए सुंदर सा लहंगा बना दिया। माँ, हमारे लिए ये लहंगा बहुत कीमती है और सबसे महंगा भी है।
अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से जाकर तुम तीनों ये लहंगे पहन लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। इसके बाद सुष्मिता अपने हाथों से सिले हुए लहंगे अपनी तीनों बेटियों को दे देती है और उन्हें लहंगा पहनाने के बाद मंडप में बिठा देती है। सुष्मिता अपनी तीनों बेटियों की शादी संपन्न तरीके से कर देती है और तीनों बेटियों को विदा कर देती है। सुष्मिता की तीनों बेटियों के लहंगे बहुत अच्छे थे। जब लोग उसे देखते हैं तो फिर वो सुष्मिता को और भी लहंगों के ऑर्डर देने लगते हैं। अपनी बेटियों के जाने के बाद सुष्मिता अब लोगों के लिए सुंदर डिजाइन वाले लहंगे सेल में लगाती है और पैसे कमाती है और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगती है। इलाहाबाद के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लीला नाम की औरत रहती थी। उसके पति का देहांत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था और उसकी एक बेटी भी थी। पति के देहांत के बाद उसने अपनी बेटी का पालन पोषण खुद ही किया और उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक सैंडल की दुकान पर काम करती थी और वहाँ पर सैंडल बनाना सीखती भी थी। जब लीला ने सैंडल बनाना अच्छे से सीख लिया तो कुछ सालों बाद उसने अपनी एक दुकान खोल ली। अब देखते ही देखते समय बीतता गया और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी और उनका घर खर्च भी आराम से चलता रहता था। साथ ही साथ अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई का खर्चा भी वो आराम से उठा लेती थी। एक दिन की बात है, नेहा अपने स्कूल से सीधा अपनी माता की दुकान पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज तुम इतनी थकी और चिंता में क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अरे बेटी, गांव के मुखिया की बेटी की शादी है और उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे सैंडल बनाने हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। ये बहुत लंबा ऑर्डर मिला है, इसे करने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मुझे थोड़ी थकान हो रही है। अच्छा माँ, तो आप ऐसा करो, आप उधर जाकर आराम करो, आगे के सैंडल मैं पूरी कर दूंगी। आखिर मुझे भी सैंडल बनाने आते हैं। तूने सैंडल बनाना कब सीख लिया? माँ, मैं आपको रोज देखती हूँ, इतने सालों से आपको सैंडल बनाते हुए। माँ, मैं आपको रोज देखती हूँ, इतने सालों से आपको सैंडल बनाते हुए देख मुझे सारे तरीके समझ आ गए हैं और देख देख कर ही मैं सीख गई हूँ। आप चिंता मत करो, आप जाकर आराम करो, मैं सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर ध्यान रहे ये बहुत जरूरी काम है, इसे दिल लगाकर पूरा करना और सैंडल अच्छे और सुंदर लगने चाहिए, तभी मुखिया जी और उनके रिश्तेदार खुश होंगे। इतना कहकर लीला घर की ओर निकल जाती है और घर पर जाकर आराम करती है और दूसरी जगह नेहा दुकान पर रात दिन लगाकर काम करती है और सारे सैंडल तैयार कर देती है। सुबह होते ही जैसे ही उसकी माँ लीला वहाँ आती है और उन सैंडलों को देखती है तो वो तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि नेहा ने तो बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर रखी थी। वो दिखने में बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बिल्कुल ब्रांडेड सैंडल लग रहे हैं, मानो किसी महंगी दुकान से खरीदे हो। बहुत सुंदर काम करा तूने, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है बेटी। अब लीला इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर गांव के मुखिया की बीवी आ जाती है और सैंडल की मांग करने लगती है। अरे लीला, सारे सैंडल तैयार हो गए हैं क्या? हाँ मालकिन, आपके सारे सैंडल तैयार हो गए हैं, आप चिंता मत करिए, ये रहे आपके सुंदर सी सैंडल। अरे वाह, सैंडल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े मॉल में जाकर ये सैंडल खरीद रही हूँ। इनको देखकर तो मुझे आनंद ही आ गया। ये देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। तुम लोगों का शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। अब मुखिया की बीवी वहाँ से लीला और नेहा की तारीफ कर कर चली जाती है और देखते ही देखते कुछ समय बीत गए और अब लीला से काम नहीं हो पाता था। वो बहुत जल्द थक जाती थी और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। नेहा अपनी पढ़ाई खत्म करके स्कूल से घर आकर सीधा अपनी माँ लीला के दुकान पर चली जाती थी, उनका हाथ बटाने। एक दिन की बात है, लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण
वो घर पर ही लेटी हुई थी। तभी वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मेरा ये शरीर और साथ नहीं दे पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना। और मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बेकार की बातें कर रही हो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नेहा इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी माँ लीला वही दम तोड़ देती है और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और अगले दिन ही जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वहीं बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और दुखी मन से वहीं बैठी रहती है। अब लीला की मृत्यु को कुछ महीने हो गए थे और अब नेहा अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ दुकान के कामों में भी लगा रही थी और वो दुकान को अच्छे से चलाती थी और नए नए प्रकार के सैंडल बनाती थी। एक दिन की बात है, नेहा की दुकान पर एक औरत आई और उस औरत का नाम रेनू था। रेनू एक बिजनेस वुमेन थी जो कि सैंडल का काम करती थी। उसके शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी और वो मॉडर्न तरह के सैंडल बनाती थी और लोगों को बेचती थी। वो नेहा के पास आकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रेनू है। मुझे यहाँ पर इस गांव की मुखिया की बीवी ने भेजा है। वो मेरी बचपन की सहेली है और उनके सैंडल देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे तुम्हारा पता दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर खुद आई हूँ। तुम्हारा काम और तुम्हारा हुनर देखने मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम बहुत अच्छे सैंडल बनाती हो। क्या तुम मुझे उसका सैंपल दिखा सकती हो? नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और रेनू को बहुत सारे सैंपल दिखाती है। तरह तरह के और सुंदर सुंदर सैंडल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे एडवांस पैसे देकर सैंडल बनाने का ऑर्डर दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा उस ऑर्डर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके सुंदर सी सैंडल बनाकर तैयार करती है और सुबह होते ही अपने स्कूल की ओर निकल जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान में तो आग लग गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दुकान के बाहर ही जो खंबा है उसकी बिजली की वजह से ही उसकी दुकान में आग लग गई। ये देखकर वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से इंसाफ मांगती है। उसी समय आसमान से गुलाबी परी गुजर रही होती है और आग देखकर नीचे की ओर उतरकर आती है और देखती है कि वहाँ पर नेहा बैठी फूट फूट कर रो रही है। गुलाबी परी बोलती है, क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो और तुम्हारे मकान में आग कैसे लग गई? फिर नेहा गुलाबी परी को रोते हुए सारी बातें बताती है और बताती है कि कैसे उसके दुकान में आग लग गई। ये सब सुनकर गुलाबी परी कहती है, देखो नेहा, मेरे पास ऐसा कोई जादू तो नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान को दोबारा से ठीक कर दूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने परीलोक की दुनिया में लेकर जाती हूँ। गुलाबी परी नेहा को अपने साथ अपनी परियों की दुनिया में लेकर आती है और वहाँ उसे 3 जादुई सैंडल के रास्ते दिखाती है और बताती है कि ये तीनों जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। नेहा, ये 3 जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। जिसको भी तुम चुनोगी तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी और तुम्हें वही सब मिलेगा जो उस सैंडल की दुनिया में होगा। बस ध्यान रहे कि लालच मत करना। ठीक है परी जी। तभी पहला जादुई सैंडल बोलता है, नेहा, तुम मेरी सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और सोना चांदी दूंगा। नेहा, मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगा। नेहा, तुम मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सैंडल बनाने का सामान दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें भी दूंगा। अब नेहा मन ही मन सोचती है कि मुझे तीसरे सैंडल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बला है और गुलाबी परी ने भी बोला था
कि मुझे लालच नहीं करना, और माँ ने भी मुझे यही सिखाया है। और मुझे अपनी दुकान दोबारा से शुरू करनी है तो मुझे उसके लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तीसरे गुलाबी घर में जाऊंगी। और फिर जैसे ही नेहा तीसरे गुलाबी घर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो सब चीजों की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। वहाँ बहुत सारा धन दौलत था। उस घर में सैंडल बनाने का सामान था, सुंदर सुंदर कपड़े थे और सब चीजें थी। ये देखकर नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये फल शायद मेरी ईमानदारी की वजह से मिला है। अब वो उस सामान से और सैंडल बनाती है और अपने क्लाइंट रेनू के पास जाती है और उसे अपने बनाए सुंदर सैंडल दिखाती है। अरे वाह नेहा, तुमने तो ये सैंडल बहुत अच्छे से बनाए हैं और ये बहुत अद्भुत और सुंदर भी लग रहे हैं। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे और ऐसे ही दिल लगाकर काम करती रहो। अब रेनू उसे एक बड़ा ऑर्डर देती है और उसे शहर आने के लिए भी बोलती है और अपनी कंपनी में उसे काम करने के लिए कहती है। अब नेहा रेनू की बात मानकर शहर चली जाती है और शहर में जाकर तरह तरह के सैंडल बनाती है और अच्छे दामों में काम करती है और उसे ढेर सारा पैसा भी मिलने लगा था और लोगों को उसके बनाए हुए सैंडल बहुत पसंद आते थे, जिसकी वजह से रेनू की कंपनी की सेल बढ़ती ही जा रही थी। और अब नेहा भी अपनी जिंदगी शहर में अच्छे से बिता रही थी और वो बहुत खुश भी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।